मुझ पर एफआईआर होती है एक सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर के, और उस पोस्ट में भी मैंने कोई ऐसी बात नहीं लिखी। तब भी मेरे साथ यही हुआ था कि मेरा मीडिया ट्रायल हुआ। अगर जहाँ मुस्लिम नाम आता है बस उसको एक सामान्य घटना को भी जो है हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। एक सामान्य सी चीज़ में इंसान को बता दिया जाता है कि वो जो है मुस्लिम नहीं है, वो देश का नागरिक नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, वो आतंकवादी। तस्लीम चूड़ीवाले के वक्त में भी ज़ैद पठान का नाम आया था। इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की थी और बलवाप करने की कोशिश की थी, और पीएफआई के सक्रिय सदस्य। तो आज मीडिया ने बगैर किसी फेक फाइंडिंग के, बगैर सच को जाने उठा करके मुझे, एक शहर के जिम्मेदार नागरिक को, देश के जिम्मेदार नागरिक को, जो पिछले 10 से 15 सालों से एक्टिविज्म की फील्ड में काम कर रहा है, सभी मजहब के लोगों के लिए काम कर रहा है। तब भी मेरे साथ यही हुआ था कि मेरा मीडिया ट्रायल हुआ। मेरे 62 दिन मेरे परिवार ने झेला है। उन लोगों के दर्द को, जो तमाम बेगुनाह छोटे छोटे इलाकों में हों या तमाम वो सोशल एक्टिविस्ट हों जो सालों से जेलों में कैद हैं, उनके परिवार वालों की जो तकलीफ़ें हैं वो मैंने इन 62 दिनों में फेस की है। मैं उसको जिया हूँ, तो सबसे ज़्यादा मेरे परिवार ने जिया। तो आपकी बॉडी में से आपको मतलब एक जो फीलिंग्स होती हैं, जो आपका दिल होता है, उसको निकाल लिया जाए तो आप क्या बच्चों की एक ज़िंदा लाश। तो वो फैमिलीज़ जो हैं वो ज़िंदा लाश की तरह ही जी रही हैं। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है ज़ैद पठान कि वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दों को बेबाकी से उठाते हैं, जिसकी सज़ा उन्हें इस बार मिली एनएसए के रूप में। तो ज़ैद पठान, आपका पल पल न्यूज़ में स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है कि 62 दिनों की जेल अपने आप में सुनने में डर लगता है। क्या कहेंगे आप इस पर कि क्यों एनएसए आप पर लगाया गया, क्या मामला था? मुझ पर एनएसए इसलिए लगाया गया क्योंकि मैं इंदौर के अंदर रिलीफ के काम तो कर ही रहा हूँ, काफ़ी वक्त से करते आया हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। सोशल कॉज के दूसरे तमाम जो मुहाज हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोज़गार हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, हर फील्ड में काम करते आया हूँ। कई तंजीमों के साथ मिलकर काम किया, जो शहर के छोटे छोटे एनजीओज़ हैं, उनसे लेकर नेशनल लेवल के कई जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों के साथ मिलकर काम किए। लेकिन जब मैं जुल्म के मामले पर, जब मैंने देखा देश के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, बहुत नफ़रतें फैलाई जा चुकी हैं और उसकी वजह से आए दिन जो है हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, चाहे वो छोटी सी घटना हो या कोई बहुत बड़ी घटना क्यों ना हो। तो मैं उन मुद्दों पर जब अपना पक्ष रखने लगा, उन लोगों के साथ में उनकी कहना चाहिए कि मदद के लिए अगर कहीं ना कहीं एक ज़रिया भर बनकर, क्योंकि मदद करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की होती है, करने वाली ज़ात वही हुई, हम तो सिर्फ ज़रिया भर हैं। और हमारी खुशनसीबी है कि वो हम जैसों से काम लेता है तमाम लोगों में से, तो ये खुशनसीबी हुई हमारी, हम इस लायक नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं उस चीज़ पर काम करने के लिए उनके साथ खड़ा हुआ, उनकी मदद के लिए खड़ा हुआ, चाहे वो एक रिलीफ के काम हो या लीगल एड के तौर पर उनका सपोर्ट करना हो, तब मैं सबकी आंखों में चुभने लगा। जो लोग नफ़रतें फैला रहे थे, चाहे वो सिस्टम हो, सरकार हो या कोई संगठन हो, सभी की नज़रों में कहीं ना कहीं चुभने लगा। काफ़ी वक्त से जो मेरे साथ एक के बाद एक हादसा और मामला पेश आ रहे थे कि मुझ पर CNRC के वक्त पर जो है एक 188 की एफआईआर कर दी गई थी, जबकि उस वक्त लाठीचार्ज भी हम लोगों पर हुआ था। उस दिन रात में लाठीचार्ज हुआ और उसके बावजूद अगले दिन नहीं कुछ मिल पाया तो 188 पे उन्होंने हम पर कार्रवाई की थी। अगेन फिर चीज़ें चलती रहीं, आसपास के इलाकों में छुटपुट मामले होते रहे, हमने उनमें लीगल में काम करना जब शुरू किया, जब सिस्टम जो लोग ऐसे जो ऐसी ताकतें हैं जो जहर और नफ़रत की राजनीति कर रही हैं, इन्होंने जब ये चीज़ देखी कि कहीं ना कहीं अब इनकी तरफ से भी एक माहौल बन रहा है कि अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, बेगुनाह होने के बावजूद उसे जेलों में डाल दिया जाता है और उनके सपोर्ट में कोई आकर खड़ा हो रहा है, तो ऐसा एक सिस्टम डेवलप हो रहा है कहीं ना कहीं। तो उस वक्त इन्होंने धीरे धीरे टारगेट करना शुरू किया कई मौक़ों पर। लेकिन इसका ये तो एक नकारात्मक पक्ष था, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट नज़रिया भी रहा इसमें कि सिस्टम में बोले तो एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस महकमे में ऐसे अधिकारी मौजूद थे कि जो कई बार हमने उनसे कोऑर्डिनेट करा किसी मामले में तो उन्होंने पूरा पॉजिटिवली सपोर्ट किया। कई मामलों को हमने बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया, विवाद ना होने दिए, माहौल ख़राब नहीं होने दिया। तो ऐसे लोग भी सिस्टम में रहे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। इसमें एक आरोप लगातार मैं सोशल मीडिया पर आपको लेके पढ़ रही हूँ कि लोगों का आरोप है कि आप जो लीगल एड की
पे मदद करने की जो बात कर रहे हैं आप, खासकर मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वाकई अगर इस जगह पर मुसलमान नहीं होते, खरगोन वाली जगह पर या चूड़ी वाले को जो मुसलमान को मारा गया था, मेरा सवाल यही है कि क्या अगर वो मुसलमान नहीं होता तो क्या ज़ैद पठान उनकी मदद करने जाते या नहीं जाते? यहाँ पर तस्लीम की जगह कोई सुरेश होता, कोई रमेश होता, कोई पीयूष होता, और मुझे अगर लगता है कि उसे किसी मुस्लिम इलाके में मारा गया, इस तरह की लिंचिंग की गई उसके साथ में, या उसके साथ में कोई बदतमीजी भी की गई, तो बिल्कुल मैं जिस तरह तस्लीम के लिए लड़ा या तस्लीम के लिए खड़ा हुआ, उस तरह मैं वहाँ भी खड़ा होता। खरगोन में जो फसादात हुए, अगर उसमें वाकई मुसलमानों की गलती होती, वाकई मुसलमानों की तरफ से फसाद किया गया होता, या जो वहाँ पर नुकसानात हुए हैं, जो इब्रेश नाम के लड़के की हत्या हुई है, अगर उसकी जगह इब्रेश की जगह कोई ईश्वर होता, कोई इंदर होता, और अगर उसे मुस्लिम इलाके में मारा गया होता और वो चीज़ होती, तो मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ भी खड़ा होता, क्योंकि इस्लाम इंसानियत सिखाता है और मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। इसी के साथ जब बात खरगोन की हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एनएसए जैसे गंभीर आरोप आप पे लगे हैं, लेकिन वो परिवार के हालात इस वक्त क्या है? क्योंकि हर कोई जब भी इस तरह की घटना होती है 10 दिन 5 दिन उनके पास जाता है, फ़ोटो खिंचाता है, हीरो बनता है और गायब हो जाता है, और वो परिवार बहुत लंबे अरसे तक परेशान रहता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त परिवार के क्या हालात हैं? हम लोग उन लोगों के साथ शुरू से जुड़े रहे। मेरा ननिहाल है मालवा निमाड़ में। मेरा मतलब कहना चाहिए कि अभी तक की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मैंने उस इलाके में बिताया है। वहाँ के लोगों को जानता हूँ। वहाँ पर आज भी ऐसे लोग हैं हिंदू मुस्लिम जो सालों से उनकी 2-2 3-3 4-4 पीढ़ियाँ हो गई साथ में रहते आए और आज भी रह रहे हैं मोहब्बतों से। जब ये वहाँ पर हालात हुए और चीज़ें इतनी बिगड़ गई, जब हम पहले दिन से उन लोगों से जुड़े तो हमने वहाँ पर सबसे पहला काम ये किया कि प्रशासन के साथ में बातचीत, पॉलिटिकल लीडर्स के ज़रिए, इंटेलेक्चुअल लोगों के ज़रिए, चूँकि हम इस लायक नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं है कि हम सीधे जाकर के किसी बड़े अधिकारी से या मंत्री से बात कर सकें। हमने जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल तबके के लोग थे, उन लोगों से बात करके एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करवाई, हालात को ठंडा करने की कोशिश की। लोकल जो कमेटी थी वहाँ मुस्लिम कमेटी, उसके जो कमेटी के लोग थे, जिम्मेदारान थे, उनके साथ में मिलकर जो उलमा हजरात थे उनसे कांटेक्ट करके हमने इस चीज़ों को शुरुआत करी। जब शुरुआत में माहौल ख़राब हुआ और माहौल ख़राब होने के बाद में जब बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हुई, तब शुरुआत में 40 हुए, फिर कुछ 60 हुए, फिर 80 हुए, ऐसे करके करीब 150 के करीब लोग उसमें वो हुए। इसमें लोकल की कमेटी के साथ में जो मुस्लिम समाज कमेटी थी, जो वहाँ उलमा हजरात का जो अपना एक निज़ाम बना हुआ है, उसके ज़रिए वहाँ पर जो रिलीफ़ के काम होना थे वो रिलीफ़ के काम हुए। कुछ संस्थाएं थीं, उन संस्थाओं ने अपने अपने तौर पर जो मदद करना थी वो मदद की गई। हम लोगों ने शुरू से लीगल पे ध्यान दिया, क्योंकि APCR लीगल एड में ही सपोर्ट करता है, तो हमने शुरू से उस जिम्मेदारी को, क्योंकि उस जिम्मेदारी में सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आपके नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई कहीं से भी हो जाएगी, लेकिन आपके परिवार का कमाने वाला जो सुबह निकलता है और शाम को कमा के लाता है और आप तब जाकर खाना खाते हैं, आपके घर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी तब चल पाती है, वो अगर पूरा अंदर हो जाएगा और उसकी कोई सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा। दूसरा ये होता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कानूनी जानकारियाँ उन्हें पता नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो परेशानियों से घिरे होते हैं। तो इसलिए हम इसमें उनकी सपोर्ट के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। जब FIRs हुई तो हमने अधिकारियों से बात की, उसमें ऐसे लोगों के लिए कि जिनके नाम बेगुनाह होने के बावजूद FIRs में डाल दिए गए। 2 बच्चे जो नाबालिग थे वो दंगों के वक्त में उन्हें FIR के अंदर दंगाई बता करके उनके नाम इन्वॉल्व किए गए और वो बच्चे तब से जेल में हैं। अभी उनकी लोअर कोर्ट के साथ में सेशन कोर्ट से भी जो ज़मानत थी वो खारिज कर दी गई। लेकिन इंदौर में एक स्विगी के डिलीवरी बॉय का मर्डर करते हैं कुछ लोग नशे में, कुछ लड़के, उसमें एक नाबालिग लड़का जो मेन एक्यूज होता है जिसने हत्या की, और वो बोल रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हमें नहीं की, वो जेल में मेरे साथ था और 5 दिन हुए उसे, और 5 दिन में वो लड़का मतलब बाइज्जत ज़मानत पर बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि नाबालिग है। तो इस तरीके से जब फैमिली की बात करें अगर हम, तो आज वहाँ पर कई फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जो बहुत बुरी तरीके से टूटी हुई हैं, महीनों से उनके कमाने वाले, उनके घर के जिम्मेदार जेलों में पड़े हुए हैं, उनको जेलों के अंदर उनके हालात ख़राब है, ज़मानतें खारिज हो रही है। करीब 16 लोगों की ज़मानत जो है हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है, वो भी तब कि जब उनमें से कई ऐसे भी हैं कि जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। कई लोग ऐसे हैं जिन पर 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। जो FIRs हुई हैं वो कहीं ना कहीं मतलब एक दबाव में की गई हैं। फैमिलीज सफ़र कर रही हैं, फैमिलीज़ के साथ में
क्या नहीं होता है। मेरे 62 दिन मेरे परिवार ने झेला है। उन लोगों के दर्द को, जो तमाम बेगुनाह छोटे छोटे इलाकों में हों या तमाम वो सोशल एक्टिविस्ट हों जो सालों से जेलों में कैद हैं, उनके परिवार वालों की जो तकलीफ़ें हैं वो मैंने इन 62 दिनों में फेस की है। मैं उसको जिया हूँ और सबसे ज़्यादा मेरे परिवार ने जिया है। तो मुझे पता है कि उन लोगों के हालात, आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में से आपको मतलब एक जो फीलिंग्स होती हैं, जो आपका दिल होता है, उसको निकाल लिया जाए तो आप क्या बचोगे? एक जिंदा लाश। तो वो फैमिलीज जो हैं वो जिंदा लाश की तरह ही जी रही। जब मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, मीडिया ट्रायल जब भी शुरू होता है, एक आम नागरिक, चाहे वो किसी भी एंगल से काम करता हो या चाहे जो भी हो, मीडिया ट्रायल हमेशा उस एक्यूज को वो हमेशा ये बताने की कोशिश करता है कि वो आतंकी ही है। आपके मामले में भी मीडिया ट्रायल में यही दिखाने की कोशिश की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितना परेशानी फेस करनी पड़ी आपको, क्योंकि आप तो जेल में थे, शायद आपको कम, परिवार को कितना मीडिया ट्रायल्स की वजह से परेशान होना पड़ा, और क्या कहेंगे इस मीडिया ट्रायल के बारे में? अगर जहाँ मुस्लिम नाम आता है बस उसको एक सामान्य घटना को भी जो है हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। एक सामान्य सी चीज़ में इंसान को बता दिया जाता है कि वो जो है मुस्लिम नहीं है, वो देश का नागरिक नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, वो आतंकी है। तब भी मेरे साथ यही हुआ था कि मेरा मीडिया ट्रायल हुआ। मुझे उस वक्त भी वहाँ से शुरुआत हुई। मुझे जो इस बार मीडिया ने उसको सही, मतलब एक साजिश की शुरुआत कैसे होती है वो थोड़ा सा बताऊंगा। मुझ पर एफआईआर होती है एक सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर के, और उस पोस्ट में भी मैंने कोई ऐसी बात नहीं लिखी। लेकिन अगेन जब चीज़ें हुई, मुझ पर एनएसए लगाया गया। तो जब पीएफआई का ये क्रैकडाउन हुआ अभी देश के अंदर, एसडीपीआई के साथ में जो तमाम चीज़ें आई पीएफआई एसडीपीआई के नाम से, उस वक्त में मुझे लिखा जाता है कि एक सक्रिय सदस्य पे रासुका लगाई गई और जेल भेजा गया। उसके बाद हमारे डीएम महोदय बोलते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि ज़ैद पठान करके एक हैं, उन पर हमने एनएसए की कार्रवाई की है, वो इनके साथ मिलकर काम करते थे। भाई मैं एक कम्युनिटी का सदर हूँ शहर के अंदर। अगर आज किसी मतलब हम हिंदू धर्म की बात करें, अगर कोई संत है, महात्मा है और उनको जैसे महामंडलेश्वर बनाया जाता है फॉर एग्जांपल, तो तमाम उनके जो अनुयायी, उनके धर्म के मानने वाले हैं, वो किसी भी तरह के, किसी भी फील्ड में, किसी भी विचारधारा के होंगे, वो कहीं ना कहीं उनको मानेंगे, उनके पास आएंगे, जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो वो होता है ना। तो सोशल काज के कामों में अगर कोई कहीं इस तरह से आ गया मेरे साथ में, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं उस संगठन से जुड़ गया या मेरा कोई उससे कनेक्शन है या मैं उस विचारधारा को सपोर्ट करता हूँ। मैं कम्युनिटी लीडर हूँ, अपने शहर का सदर हूँ। तो मुझे जाहिर सी बात है मेरे पास पीएफआई वाला भी आएगा, एसडीपीआई वाला भी आएगा, जो तमाम दूसरी तंजीमें, हर तरह का आदमी आएगा, और मुझे उनकी बात सुनना भी पड़ेगी। जो मेरी डेजिग्नेशन के हिसाब से जो मैं कर सकता हूँ या जो मैं एक इंसान के तौर पे जो कर सकता हूँ उनकी मदद के लिए, वो मैं हमेशा करता हूँ और मैं सभी के लिए करूँगा। उसमें अगर हिंदू भी आएगा उसके लिए भी करूँगा, करता आया हूँ, कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। सिख आया, मुझे किसी धर्म से मतलब नहीं, मुझे इंसान से मतलब है। अगर इंसान आया है तो वो ज़रूरतमंद है और मेरी ज़ात से उसको कुछ फ़ायदा पहुँच सकता है, तो मैं बिल्कुल उसके लिए खड़ा हूँ और वो रहूँगा हमेशा। बात वही आती है कि मुझे पीएफआई से कनेक्ट कर दिया गया, डीएम महोदय ने ये चीज़ बोली। अब 5-6 दिन तक बार बार तस्लीम, इनके पास कोई मेरे ऊपर लगाने के लिए एलिगेशन थे नहीं। तस्लीम चूड़ी वाले कांड का रेफरेंस दे दे करके मीडिया ने इस बार लिखा कि जो है तस्लीम चूड़ी वाले के वक्त में भी ज़ैद पठान का नाम आया था, इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की थी और बलवा करने की कोशिश की थी और पीएफआई के सक्रिय सदस्य। तो आज मीडिया ने बगैर किसी फेक फाइंडिंग के, बगैर सच को जाने उठा करके मुझे, एक शहर के जिम्मेदार नागरिक को, देश के जिम्मेदार नागरिक को, जो पिछले 10 से 15 सालों से एक्टिविज्म की फील्ड में काम कर रहा है, सभी मजहब के लोगों के लिए काम कर रहा है। उस वक्त क्या जज का रिएक्शन था आपको लेके जब उन्हें पता चला कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते आप पर एनएसए लगा दिया गया है? एनएसए में हमें खुद की वकालत खुद करना होती, खुद की पैरवी करना होती है जिस पर इल्ज़ाम होता है। तो जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग हुआ तो जो ट्रिब्यूनल था 3 जजेस का, तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, पहले पर्सनल लाइफ के बारे में, फिर उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने क्या लिखा। मैंने उन्हें बताया कि साहब एक हदीस थी, कुरान की आयत थी, उसका तर्जुमा मैंने डाला था। क्यों डाला था? मैंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को समझाने के लिए, मौजूदा जो हालात हैं तो वो पॉजिटिव वे में सोचें। बोले अच्छा। मेरा कोई धार्मिक भावनाएं भड़काने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था किसी का, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती। मेरा मज़हब ही मुझे उसके लिए मतलब इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी भी दूसरे मज़हब के लिए बुरा भला बोलूँ या उसकी मोतबर शख्सियत के बारे में कुछ बोलूँ या किसी भी तरह का मजाक उड़ाऊँ या कुछ भी उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करूँ। तो मेरा वो ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं था। बस जस्ट एक
अपने लोगों को पॉजिटिव वे की तरफ डाइवर्ट करने के लिए मैंने पोस्ट की थी। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि क्या लिखा था आपने, तो मैंने उन्हें पढ़कर बताया जो मुझे याद था। जब मैंने उन्हें बताया और उन्होंने उस चीज़ को सुना, तो उसके बाद उनका सवाल मुझसे ये था कि क्या आपको लगता है एज ए पर्सन, एक इंसान के तौर पे, कि आपने जो लिखा उसमें कुछ आपत्तिजनक है। मैंने उनसे कहा कि मैं मतलब आपसे सवाल करना चाहता हूँ सर कि क्या आपको लगता है कि किसी धर्म का धर्म ग्रंथ कुरान जो है वो आपत्तिजनक बात कह सकता है, या उसमें कोई ऐसी बात लिखी हो सकती है। मेरा कुरान के अंदर इंसानियत का निचोड़ है, अच्छाई सिखाने का रास्ते बताए गए हैं, भाईचारा, अमन, सुकून, कुल मिलाकर मोहब्बत का पैगाम देना सिखाया गया है। तो मेरा वही सब चीज़ें हैं। जब ये सब तमाम चीज़ें उन्होंने एडिशनल जो एसीपी थे उनसे बातचीत करी, उनसे मेरे एलिगेशन क्या क्या लगाए हैं शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उन्होंने कहा काफ़ी भड़काऊ पोस्टें करी हैं। उन्होंने वो उनसे भी रिपीट करवाया, पूरा जो लिखा था कंटेंट, वो कंटेंट पढ़वाया। उसके बाद जज साहब ने, जब मैं जो बार बार बोलता हूँ ना कि अच्छे लोग हर जगह हैं, इस मुल्क में नहीं, इस दुनिया में इंसानियत आज भी ज़िंदा है, और इस देश में आज भी कानून कहीं ना कहीं ज़िंदा है, जो कहीं ना कहीं एक उम्मीद हमेशा मेरी लगी है और वो रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मेरे केस में हुआ उसके बाद मुझे वो उम्मीद मेरी और मजबूत हो गई कहीं ना कहीं, कि जब जज ने ये बात बोली कि आपने, मतलब जो अधिकारी थे उन लोगों से कहा कि आपने इनके इतना लिखने पर, इन पर रासुका लगाकर इनको जेल भेज दिया, लेकिन आज इससे ज़्यादा बोला और लिखा जा रहा है, क्योंकि हालात तो वो भी देख रहे हैं कि क्या हालात हैं मुल्क के। तो इससे ज़्यादा बोला और लिखा जा रहा है, लेकिन उन लोगों पर ना तो आपसे कार्रवाई होती है, ना उन तक आपके हाथ पहुँच पाते, लेकिन ये ज़रा सा लिख देते हैं तो आप इनको रासुका लगाकर जेल भेज देते हैं। जब ये उनके शब्द मैंने, लफ्ज़ मैंने सुने, तो मेरे दिल में जो एक यकीन था कहीं ना कहीं कि मुल्क का कानून ज़िंदा है, अच्छे लोग ज़िंदा है, वो और मजबूत हो गया कि कम से कम यहाँ तो मुझे इंसाफ मिला।